सी सेट को ले लीजिए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सी सेट को क्वालिफाई ही नहीं कर पाते और इसको लेकर के वो बहुत परेशान होते हैं। क्या आपको लगता है कि सी सेट याद करने का विषय है? क्या आप मैथ्स को याद कर सकते हैं? क्या आप रीजनिंग को याद कर सकते हैं? क्या आप लॉजिक को याद कर सकते हैं? ये समझना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाने वाला आपके सामने बॉल जो फेंक रहा है क्वेश्चन के रूप में, बड़े गुगली के फॉर्मेट में फेंक रहा है। कैसे आप अपने विकेट को बचाएं और फिर रन बनाएं। यहाँ भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर लर्न नहीं किया है आपने तो सोच करके देखिए इसका कितना बड़ा रोल है। दोस्तों, इसे हल्के फुल्के में मत लीजिएगा। अगर आपने इसे हल्के फुल्के में लिया कोई बात नहीं, यूपीएससी भी आपको हल्के फुल्के में लेगी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है यूपीएससी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छी खासी है, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जो दूसरे की प्रिपरेशन है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी खासी है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं तो रह जाऊँगा। ये थॉट्स दिमाग में लाइए, कुछ करो, ठहरो मत, रुको मत। दीवार है, थोड़ी सी कड़ी हो गई है, धक्का मारो, बार बार वार करते रहो, ये दीवार टूटेगी। चलिए मान लेते हैं कि टूटेगी नहीं तो कमज़ोर तो हो ही जाएगी और इतने से ही बात बन जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं और वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग स्किल, या यूं कह लीजिए कि स्किल हाउ टू लर्न। ये शब्द नया नहीं है। जैसे ही आप लर्न शब्द सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपके अंदर किस तरह की अनुभूति होती है, आपको कैसा कैसा लगने लगता है। सामान्य तौर पर तो जब आप सोचते हैं कि अरे यह बात सीखनी है या काम करना है तो आपको बड़ा उत्साह आता है, आपको थोड़ा-सा शुरुआत करेंगे तो मज़ा भी आने लगेगा। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, कुछ दिन बीतते हैं, आपको बोरियत सी महसूस होने लगती है और आप कुछ ऐसे बहाने ढूँढने लगते हैं कि यार अब छोड़-छाड़ करके अलग हो जाओ, आखिर इससे होना जाना क्या है? और सच में आप छोड़ भी देते हैं। लेकिन क्या छोड़ देने से बात बन जाती है? दोस्तों, छोड़ देने से बात नहीं बनती है। आप सोच करके देखिए कि जब आप छोटे थे, कभी अपनी माँ से पूछिएगा, माँ ने आपको बोलना सिखाया है, एक-एक शब्द बोलना सिखाया है और यदि माँ ने छोड़ दिया होता तो कि यार इसको तो सिखाने में बहुत बोरियत हो रही है, छोड़ो, तो आपका क्या होता? लेकिन आपने उस समय कमाल का काम किया था कि जब माँ सिखाती थी बोलने के लिए या आपकी उँगली पकड़ कर के चलना सिखाती थी, तब आप बोरियत महसूस नहीं करते थे। ये सबसे बड़ी बात थी। और आज आप जिस स्थिति पर भी हैं, लर्निंग के कारण ही हैं। तो हमारी ज़िंदगी में लर्निंग का सबसे बड़ा स्थान होता है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेट पार्ट ये है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पर पहुँच कर के हम लर्न करना बंद कर देते हैं और हमारा दिमाग भी ये सोचना बंद कर देता है कि क्या सच में इसकी अब कोई ज़रूरत रह गई है। तो दोस्तों, आज मैं इसी बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू पर आप सबसे बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से सुनें और आखिरी तक सुनें। अगर बीच में बंद कर देंगे तो वही है कि फिर आप सुनते-सुनते बोर हो गए हैं, जैसे कि आप लर्न करते-करते बोर हो जाते हैं, उसे बीच में छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हासिल होता। इसी तरह से यहाँ भी अगर आप बीच में छोड़ देंगे ना, तो हासिल कुछ भी नहीं होगा। देखिए, यहाँ मैं जिस लर्निंग की बात करने जा रहा हूँ वह स्टूडेंट के लिए है और स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किसी भी मायने में ये दूसरे स्टूडेंट के लिए भी, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे वे कॉलेज की तैयारी कर रहे हों, हर के लिए यह अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लर्निंग की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है कि आप अपने लर्न को जिस स्टेज पर पहुँचा देंगे, आपका जो इज़ाफ़ा है, मार्क्स में जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल बढ़नी चाहिए, आपकी जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना चाहिए, वह उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के कौन-कौन से स्टेप्स हैं? शुरुआत तो रीडिंग से होती है, लेकिन अनफॉर्च्यूनेट पार्ट ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस रीडिंग पर आकर रुक जाते हैं। रीडिंग और फिर उसे याद करना और परीक्षा में लिख कर के आ जाना, पास भी हो जाते हैं और नंबर भी ठीक-ठाक मिल जाते हैं।
ये बहुत ही एवरेज किस्म की तैयारी, भले आपके मार्क्स खूब क्यों ना आ जाएँ, लेकिन मान कर के चलिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो एक एवरेज स्टूडेंट की ही है, बस अगर मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं, तो उन एवरेज में आप थोड़े से बेहतर हैं, बस दैट्स ऑल। इसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है, जो थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह अंडरस्टैंडिंग की स्टेज होती है। अब आप समझ रहे हैं, जो कुछ भी आपने रीड किया है, पढ़ा है, अब उसे केवल रटने तक सीमित नहीं रख रहे हैं, उसे समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। समझने का मतलब है कार्य, कारण, संबंध, ये साइंस है। ये किसी भी टॉपिक को समझने का साइंस है। यानी कि यह घटना हुई है, ठीक है? यह घटना हुई है यानी कि कार्य संपन्न हो गया, काम पूरा हो गया, घटना हो गई मतलब काम पूरा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये जो काम हुआ है, किस वजह से हुआ है? इसके कारण क्या है? जब आप कारणों की तलाश करने लगेंगे तो विश्वास मानिए कि आपको कारण मिलेंगे। चाहे कोई भी विषय आप क्यों न पढ़ रहे हों, आपको परिणाम जो भी हुए हैं, उसके क्या कारण रहे हैं, आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ी-सी खोज करनी पड़ेगी। या तो टीचर्स आपको बता देंगे या फिर आप अपनी तरफ से ढूँढिए और जब आप अपनी तरफ से ढूँढेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। परेशानी तो होगी, लेकिन जब आप किसी चीज़ को पा लेते हैं ना, जिसे आप ढूँढ रहे होते हैं, तो क्या आपको मज़ा नहीं आता? आपको मज़ा आने लगेगा और एक बार यदि आपने मज़े का स्वाद ले लिया, आपके दिमाग की जीभ को इसका स्वाद मिल गया, तो फिर क्या कहना, आप अपने आप को इससे बचा नहीं पाएँगे। अब जो तीसरी स्टेज होती है फ्रेंड्स, वह स्टेज होती है लर्निंग की। लर्निंग कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने समझा है, अब आप उसे कर रहे हैं। ये डूइंग का फेज़ है। डूइंग मीन्स लर्निंग। आपने पेंटिंग बनानी सीख ली, लेकिन अब आप पेंटिंग बना रहे हैं। आपने स, र, ग, म, प जो भी गाने के सिद्धांत होते हैं सब सीख लिए, म्यूज़िक सीख लिया और यहाँ तक कि आपने गाना भी ठीक-ठाक सीख लिया है। लेकिन लर्निंग की जो स्टेज है, वो रियाज़ की स्टेज है। यानी कि अब आप रियाज़ करके, प्रैक्टिस कर के उसे और ज़्यादा सीख रहे हैं। तो मेरी समझ से अब आपको थोड़ा-सा ये साफ़ हुआ होगा कि लर्निंग होती क्या है और किस तरह से सही मायने में वह लर्निंग ही है, जो किसी को भी परफेक्ट बनाती है। राइट फ्रेंड्स? अब मैं आपको लर्निंग के 4 स्टेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट इसके 4 चरण हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं उन 4 स्टेप्स पे आऊँ, मैं चाहूँगा कि ज़रा सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में इसका रोल क्या है, थोड़ा-सा आपका ध्यान उधर ले जाऊँ। क्योंकि सामान्य तौर पर तो आपको यही लगेगा, सिलेबस है, किताबें हैं, पढ़ लिए, एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आ गए, अगर याद है तो लिख आए और यदि याद नहीं है तो कैसे लिख पाएँगे? तो लर्निंग का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, लगता है ज़्यादातर लोगों को यही लगता है और जिनको ये लगता है सच में वही वे स्टूडेंट होते हैं जो इसे क्रैक नहीं कर पाते। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि आपके सिविल सर्विस में भी कैसे लर्निंग का कितना बड़ा रोल है। सीसेट को ले लीजिए, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सीसेट को क्वालीफाई ही नहीं कर पाते, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की संख्या होती है और इसको लेकर के वो बहुत परेशान होते हैं। क्या आपको लगता है कि सीसेट याद करने का विषय है? क्या आप मैथ्स को याद कर सकते हैं? क्या आप रीज़निंग को याद कर सकते हैं? क्या आप लॉजिक को याद कर सकते हैं? ये सब तो कैपेसिटी है ना, ये सब तो एबिलिटी है। तो एबिलिटी डेवलप करने का बेस क्या है? कैसे आप एबिलिटी डेवलप करेंगे? यानी कि आपको लर्न करना होता है। मैथ्स आपको सीखना होता है। एक बार आप समझ गए, ऐसे-ऐसे मैथ सॉल्व किया जाता है। अब आप प्रैक्टिस कर के उसे लर्न करते हैं। लॉजिक के साथ भी यही होता है, रीज़निंग के साथ भी यही होता है। आपको वह तार्किक क्षमता हासिल करनी होती है और उसे भी आपको लर्न करना होता है। कम्प्रिहेंशन के बारे में आपका क्या ख़्याल है? कम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन्स आते हैं? 80 क्वेश्चन में लगभग-लगभग 25 क्वेश्चन मिनिमम तो केवल कम्प्रिहेंशन के होते हैं। सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि यार ठीक है, एक प्रोज़ का हिस्सा दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चन किया गया है, हम उसे सॉल्व कर लेंगे। आप गलतफ़हमी में मत रहिए। आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएँगे तब तक, जब तक कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की हो। यानी कि कैसे सॉल्व किया जाता है, किस-किस तरीके से सोचा जाता है, कहाँ-कहाँ से रास्ते निकाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बैट्समैन हैं और चारों तरफ से आपको खिलाड़ियों ने घेर रखा है कि आपको रन न बनाने दें, यहाँ तक कि आपको आउट कर दें। तो जो बैट्समैन है वो क्या करता है? वो देखता है कि भैया मैं कहाँ से अपनी बॉल निकालूँ कि चौका चला जाए, नहीं तो 2 तो मिल ही जाएँ। आपको भी कम्प्रिहेंशन में उसी स्किल का परिचय देना होता है।
वो कहाँ से आएगा? लर्न करने से आएगा। चलिए हम जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, जनरल नॉलेज के पेपर की। उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? आप देखिए सॉल्व करके क्वेश्चन पेपर, लगता तो ये है कि यार ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, निशान लगा देंगे। क्या है 4 पढ़ेंगे ऑप्शन और 4 में से 1 हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, हम सही उत्तर दे देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, करके देख लीजिए, आपके पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे, देखिए सॉल्व करके, दिमाग घूम जाएगा। तो ये जो दिमाग घूम जाता है, ये दिमाग न घूमे, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये समझना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाने वाला आपके सामने बॉल जो फेंक रहा है क्वेश्चन के रूप में, बड़े गुगली के फॉर्मेट में फेंक रहा है। कैसे आप अपने विकेट को बचाएं और फिर रन बनाएं। यहाँ भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपका जो मेंस का 4th पेपर है, जो पूरी तरह से केस स्टडी पर बेस्ड होता है और 50% मार्क्स को कवर करता है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है मेंस को क्रैक करने में, केस स्टडी वाला, वो तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक कि उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो आपके दिमाग में नहीं होगा। वहाँ भी लर्निंग ही काम आएगी। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि उसमें ऐसे भी शामिल है। आंसर राइटिंग भी तब तक नहीं हो पाता है मेरे दोस्त, जब तक कि आपने लर्न नहीं किया हो। यहाँ मैं जो लर्न लर्न कर रहा हूँ ना, उसका मतलब ये मत समझिएगा कि केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, प्रैक्टिस तो उसका माध्यम है। हम प्रैक्टिस के माध्यम से ही लर्न करते हैं, लेकिन उसका अपना एक स्किल होता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट? तो मेरी समझ से अभी मैंने जो थोड़ी-सी बातें बताई हैं, इस पर हम और विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, शायद उससे आपको इतना तो यकीन हो ही गया होगा कि नहीं यार, ये जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन है ना, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, उसके लिए तो लर्निंग की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मेंस में भी यहाँ तक 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर के 3 घंटे का समय होता है, 4000 शब्दों में लिखना होता है और 20 क्वेश्चन्स के फटाफट उत्तर सोचने हैं, उत्तर भी सोचने हैं और फट से लिखना भी है, उसको खत्म करना है, फिर दूसरा उत्तर सोचना है और फिर उसको लिखना है। यानी कि दिमाग फटाफट, फटाफट, फटाफट पॉइंट प्रोवाइड करे और फटाफट आप लिखते चले जाएँ। ऐसे में स्टाइल बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसके लिए कहाँ-कहाँ से पॉइंट्स लेकर के आएँ, किस-किस विषय को लेकर के सोचें, इसको कैसे फॉर्मेट करें, कैसे खूबसूरत तरीके से लिखें। आपको क्या लगता है ये आसान है? यहाँ तक कि प्री एग्ज़ामिनेशन में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन जीएस 1 में और 80 क्वेश्चन आपको सीसेट में सॉल्व करना होता है। फास्ट करना है ना सब कुछ, रेस अगेंस्ट द टाइम। कैसे जीतेंगे आप इस रेस को, अगर लर्न नहीं किया है आपने तो? सोच करके देखिए, इसका कितना बड़ा रोल है। दोस्तों, इसे हल्के-फुल्के में मत लीजिएगा। अगर आपने इसे हल्के-फुल्के में लिया, कोई बात नहीं, यूपीएससी भी आपको हल्के-फुल्के में लेगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यूपीएससी की? यूपीएससी की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बल्कि यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपको सतर्क करता हूँ, प्लीज़ आप इसको हल्के रूप में मत लें, ठीक है? आइए अब हम लोग इसके जो 4 चरण हैं, उस पर थोड़ी-सी बातें कर लेते हैं। बहुत ही आसान से हैं। दोस्तों, ये जो 4 चरण हैं, ये खासकर आपकी साइकोलॉजी से जुड़े हुए चरण हैं। जब आप लर्न करना शुरू करेंगे, तब आप किस-किस तरह के मनोवैज्ञानिक स्थितियों से गुज़रेंगे और कैसे उनका सामना करेंगे, बस इसके बारे में मैं बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बात कर रहा हूँ, मैं सैद्धांतिक बातों पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो बहुत अनकम्फर्टेबिलिटी का स्टेज होता है। जब हम लर्न करने जाते हैं, तो अपने को बहुत अनकम्फर्ट महसूस करते हैं। अभी तक तो पढ़ रहे थे, रट ले रहे थे, तो हम कम्फर्ट ज़ोन में थे। अब उस कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ रहे हैं, जब तोड़ेंगे तो दिक्कत तो होगी ही और जब दिक्कत होगी तो आप अनकम्फर्ट महसूस करेंगे, परेशानी महसूस करेंगे। अरे यार! ये क्या हो गया? कहाँ फँस गए? अरे यार! छोड़ो यार, मन करेगा छोड़ने का, लेकिन क्या छोड़ने से बात बन जाएगी? बात नहीं बनेगी। याद रखिए कि जब भी हम कुछ लर्न करने की शुरुआत करते हैं, तो हमें इस स्टेज से गुज़रना ही गुज़रना पड़ता है और ये सबके साथ होता है। आपके साथ भी हो रहा है। ये कोई नई घटना आपके साथ घटित नहीं हो रही है, ये आप अपने दिमाग में ले आइए। अब सवाल ये उठता है कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत आसान सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि एक सैनिक की तरह आपको डटे रहना है, भागना नहीं है। मुझे जूझना है, मुझे जूझना है, मुझे जूझना है। और यदि आप इस प्रतिज्ञा के साथ जूझते रहेंगे कि नहीं मुझे भागना नहीं है, मुझे भागना नहीं है, मुझे भागना नहीं है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो अनकंफर्टेबल है वो भाग जाएगा। और जैसे ही वो भाग जाएगा,
आपके लिए चीज़ें आसान लगने लगेंगी। आसान तो देखिए चीज़ें होंगी ही, डिपेंड इस पर करता है कि आप डटे रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज पर। ये जो सेकंड स्टेज है, ये बड़ा प्लेज़ेंट स्टेज होगा, क्योंकि अनकम्फ़र्टेबल का स्टेज खत्म हो गया है। यानी कि अब आप थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें सीखने लगे हैं और जैसे ही हम सीखने लगते हैं, क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है? हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन है वो निकलने लगता है और ये जो डोपामाइन है हमें गुड फ़ील कराता है, हमें अच्छा लगने लगता है। हम उसका आनंद लेने लगते हैं और साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि यार ये तो मैं सीख रहा हूँ। अगर मैं सीख रहा हूँ तो आगे भी मैं सीख जाऊँगा। अरे वाह! क्या बात है। शुरू में तो यही सब कितनी कठिन लगती थी, अब ये आसान सी लगने लगती है। तो आपको बेहतर महसूस होने लगेगा। बस सीधी-सी बात है, आप देखिए कि आपको जो बेहतर महसूस होने लगता है, आप खुद बताइए ना कि जब आप कुछ भी बेहतर महसूस करने लगते हैं, तो आपको उसे छोड़ने का मन करता है क्या? छोड़ने का मन नहीं करता। लगता है कि इसे खूब करते जाएँ और जब मन करेगा ना कि खूब करते जाएँ, खूब करते जाएँ, खूब करते जाएँ, तो खूब करते जाइए। अपने को माँझते चले जाइए, रुकिए मत। लेकिन जब आप ऐसे करते रहेंगे तो तीसरे स्टेज पर पहुँचेंगे और ये जो तीसरा स्टेज होगा, मैं सतर्क करने जा रहा हूँ, सैचुरेशन का स्टेज होगा। अब आप सैचुरेटेड पॉइंट पर पहुँच गए हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, आप लर्न भी कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि कुछ ज़्यादा तो हो ही नहीं रहा है। कल भी वैसे ही था, परसों भी वैसे ही था, उससे पहले भी वैसे ही था। 10 दिन से लगभग-लगभग मैं वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। कुछ नया तो हो नहीं रहा है, कुछ ज़्यादा तो हो नहीं रहा है। तो लग रहा है कि मैं बेकार के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? फिर से कह लीजिए जो पहले स्टेज में था ना अनकम्फर्टेबल, लगभग-लगभग वही स्थिति, लेकिन अनकम्फर्टेबल आप महसूस नहीं करेंगे। आप अपने आप को एक तरीके से रिपीट करता हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि ये अर्थहीन है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ, अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, तो सेकंड स्टेज पर जो डोपामाइन निकलना शुरू हुआ था, उसकी मात्रा थोड़ी कम हो गई है। खत्म नहीं हुई है और ये होता ही ऐसा है। शुरुआत में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, धीरे-धीरे इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होने लगती है। लेकिन बन वो अभी भी रहा है। इसे आप एक प्रकार से ठहराव का चरण कह सकते हैं। यानी कि जो इम्प्रूवमेंट हो रहा था, जो लर्न करने की जो गति थी, वो रुक सी गई है, ठहराव का चरण। अब सवाल ये उठता है कि फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सा है। नंबर 1, आप अपने पर्पस को याद कीजिए, उद्देश्य को याद कीजिए कि आप ये जो लर्न कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? आप जो आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? उसके चैलेंजेस को याद कीजिए, क्योंकि जो आईएएस की जो सफलता है, सिर्फ़ आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड नहीं करती, दूसरों के प्रिपरेशन पर भी डिपेंड करती है। मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छी-खासी है, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जो दूसरे की प्रिपरेशन है, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी-खासी है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं तो रह जाऊँगा। ये थॉट्स दिमाग में लाइए। जब आप बार-बार ये थॉट्स दिमाग में लाएँगे, यानी कि अपने पर्पस को याद करेंगे, तो वो जो पर्पस है, वो आपको फ़ोर्स करेगा, धकेलेगा आगे की तरफ कि नहीं, कुछ करो, ठहरो मत, रुको मत। दीवाल है, थोड़ी-सी कड़ी हो गई है, धक्का मारो, बार-बार वार करते रहो, ये दीवाल टूटेगी। चलिए मान लेते हैं कि टूटेगी नहीं, तो कमज़ोर तो हो ही जाएगी और इतने से ही बात बन जाएगी। क्योंकि जो दीवाल इतनी कड़ी थी, कठोर थी, कम से कम कुछ तो मुलायम हो गई। तो कुछ न कुछ तो आपको फ़ायदा हुआ। तो याद कीजिए अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को और उस पर्पस से जुड़ी हुई चुनौतियों को, चैलेंजेस को कि नहीं मुझे उन चैलेंजेस को जीतना है, विन करना है। आप पाएँगे कि आपके अंदर एक अलग-सी ऊर्जा पैदा हो रही है, उत्साह की भावना आ रही है। आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं। और यदि आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो इस स्टेज पर मोटिवेशन के कुछ चीज़ें देख लीजिए, मोटिवेशन के कुछ लेक्चर सुन लीजिए, थोड़े से हो सकता है कि थोड़ी-सी मदद मिल जाए। और पढ़ाई के मामले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा स्पेशली कि इस स्टेज पर आकर के आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, जो कुछ भी अंडरस्टैंड किया हुआ है, उसके थोड़े से डेप्थ में जाना है, उसकी थोड़ी-सी गहराई में जाना है, उसके थोड़े शेड्स को पकड़ने हैं। आप यूँ कह लीजिए कि उनकी थोड़ी बारीकियों को पकड़ना है।
जब आप उन बारीकियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे और जब वे बारीकियाँ आपकी पकड़ में आने लगेंगी, तो फिर से आपके अंदर एक नई किस्म की चमक पैदा होगी दिमाग में कि अरे वाह यार! नहीं, ये ठहर जाने का चरण नहीं है, यहाँ भी बहुत गुंजाइश है और इसका आप उपयोग कीजिए। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट स्टेज पर पहुँच गए हैं, 4th स्टेज। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 4th स्टेज है, ये मास्टरी का स्टेज है, मास्टर बनने का स्टेज है। देखिए वैसे 3rd स्टेज तक पहुँचते-पहुँचते आपकी लर्निंग काफ़ी कुछ ठीक हो गई है, आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आप उसमें मास्टरी हासिल करना चाह रहे हैं, उसके मास्टर बनना चाह रहे हैं, तो इस 4 स्टेज में आकर के आपको प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर 100 मीटर की दौड़ जो दौड़ने वाला धावक है या यूँ कह लीजिए कि एक ऊँची कूद वाला खिलाड़ी है, गोला फेंकने वाला खिलाड़ी है, वज़न उठाने वाला खिलाड़ी है, ये सब सोच कर के देखिए कि एक निश्चित सीमा तक का वज़न उठा लेते हैं। मान लीजिए कि एक खिलाड़ी है जो 100 मीटर की दूरी को 11 सेकंड में पूरा करता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 सेकंड का है। तो अगर वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता है तो गुंजाइश तो नहीं है अभी। इस स्थिति में बनने की गुंजाइश नहीं, लेकिन संभावना है, क्योंकि वो 11 सेकंड है, 1 सेकंड उसको कम करना है। तो लेकिन उस 1 सेकंड को कम करेगा कैसे? वो दौड़ता रहेगा रोज़, पता नहीं कितने-कितने घंटे दौड़ रहा है। सोच सोच करके देखिए ना कि 100 मीटर की उस दूरी को वो बेचारा अकेला अपने कोच के साथ पता नहीं कितने घंटे तक दौड़ रहा है। उसमें कोई मनोरंजन नहीं, कोई सुख नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, बस वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। और लगता है कि 1 सप्ताह के बाद वो अब तो ये 10.50 सेकंड हो गया है। लगता है वो थोड़ी-सी सफलता मिल गई। रोज़ वो ऐसा करता है, सालों भर करता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो 10 सेकंड के पॉइंट को टच कर लेता है और फिर जब कॉम्पिटिशन होता है, तो यही जो खिलाड़ी है वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। यानी कि उसने अपने इस 100 मीटर के रन में मास्टरी हासिल कर ली। तो मैं यहाँ खासकर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप 3rd स्टेज तक तो पहुँचे ही पहुँचे, लेकिन वहाँ थमे नहीं, कोशिश करें जितना भी संभव हो सके 4th स्टेज पर आकर के उन्हीं टॉपिक्स पर जिन पर आपने लर्निंग कर ली है, मास्टरी हासिल करने की कोशिश करें। आपकी सफलता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी नहीं रोक सकेगा। मुझे लगता है कि मैंने लर्निंग स्किल को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से शेयर की जानी चाहिए थी, वो मैंने लगभग-लगभग कर ली है। दोस्तों आप करके देखिए, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये साइंस है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।